तो इस वीडियो में विश्व के भूगोल से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके आने वाली पैट परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हम बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को पूरा करेंगे। पहला है, भूगोल के जनक की उपमा किससे प्रदान है, मतलब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हिकेटियस। ऑप्शन नंबर ए, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है, सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया। तो विश्व के मानचित्र में देशांतर रेखाएं खींचने का सबसे पहले ये पहली बात तो समझ लें देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसमें इस तरह से खींची गई रेखाओं को हम इस तरह से खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांशी रेखाएं। और जो बीच वाली रेखा होती है इसे 0 डिग्री देशांतर अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसमें और भी बात जानने वाली है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए, तो इसका हमारा आंसर है, सर्वप्रथम मानचित्र में देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था। तो हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखो, ये जो हमने देशांतर रेखाएं बताई थी तो ये इनको अगर हम 1 डिग्री देशांतर रेखा में आगे बढ़ेंगे तो हमें 4 मिनट समय को आगे बढ़ाने पड़ेगा। अगला है, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। तो ये वही इंटरनेशनल समय रेखा ही की बात की जा रही है। तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। याद रखने वाली चीजें हैं, आसान है और इम्पॉर्टेंट है। तो अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर गुजरती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 दिन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी 111 किलोमीटर। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया था, तो ये हमारी पृथ्वी है तो इसमें इस तरह से खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये 111 किलोमीटर होती है। वहीं अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की, तो देखो जो देशांतर रेखाएं होती है वो कुछ इस तरह से खिंची हुई होती है, तो इनके बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है। अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये ध्रुव पर तो 0 होगी, दोनों वो सब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होंगी, और जो भूमध्य रेखा पर होगी वहां पर सबसे अधिक होगी। तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक कितनी होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। अब आया है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, जैसे ये अगर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेटर होती है, मतलब भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ऊपर ये रेखा खींची होती है 23.5 डिग्री पर, और ऐसे ही एक नीचे खींची हुई होती है। तो ये हो गई हमारी
23 सही 1/2। ठीक है, तो ये वाली ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला हिस्से को, ऊपर वाला आधे गोले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इसमें जो ये रेखा खिंची हुई है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो ध्यान रखना, अभी मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा में, तो आज के बाद कंफ्यूज आप नहीं होंगे। भाई अगला प्रश्न जो है वो कहा है कि दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है ना, ये 11वीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको बोला जाता है हमारा मकर रेखा। तो ये वाली लाइन की बात हो रही है, नीचे वाली जो लाइन है ये वाली लाइन की। तो देखो इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जो कर्क रेखा है उसे हम कॉर्क समझ लें। ठीक है, तो जो हमारी क्या होती है शैंपेन की जो बोतल होती है उसमें ऊपर जो ढक्कन लगी होती है उसे हम कॉर्क बोलते हैं, वो रबड़ की होती है ना, याद होगा बुक। तो बस इतना समझ लो कि वो जो शैंपेन की बोतल होती है उसमें ऊपर कॉर्क लगी होती है, तो ऊपर वाला जो लाइन हो जाएगी वो कर्क रेखा हो जाएगी। कॉर्क से कर्क याद रखो। अब नीचे मकर रेखा को याद करने का मतलब ये, मकड़ी आपने देखी होगी वो हमेशा उल्टी लटकी हुई होती है, तो ये जो पृथ्वी के नीचे साइड में है इसको हम मकर रेखा याद करेंगे। हम मालूम है इन बातों का कोई सेंस नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन याद करने के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मैं भी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता था। तो इस तरह की कुछ ना कुछ लॉजिक लगा लो तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही बात कह रहा है कि जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गई और ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, मतलब भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखाओं से अक्षांश की ओर, तो अक्षांश की ओर जाने पर हमारी जो, इसने क्या बोला है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं में, ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी अभी आपको। तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ये हमारी विषुवत रेखा होती है। तो यहाँ से इस साइड में जाने पर, ऊपर की साइड में जाने पर इन रेखाओं के बीच में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कम होती है। ओहो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अक्षांश रेखाएं की बात हो रही, देशांतर रेखाएं नहीं, अक्षांश रेखाएं, ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली। तो ये सब अक्षों की तरफ जाती है तो इनकी लंबाई कम होती है। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये पूरा जो चक्कर लगाना होगा उन्हें, तो वो थोड़ा छोटा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पूरा जहां था लगाना पड़ेगा, तो इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ऊपर जाते जाते इनकी लंबाई कम होती जाती है। सही आया होगा कुछ समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि ये प्राणी पृथ्वी है, इसमें जो हमारी जो रेखाएं हैं कौन सी, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाएं ये वाली होती हैं। तो भूमध्य रेखा ये होती है, इससे अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पर ये सब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में एक के ऊपर एक पैरेलल होती है, तो वो 0 हो जाती है, तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में जो ग्रह हैं वो है 8, पहले थे 9, जो कि अब एक हटा दिया गया है प्लूटो को, अब हमारे 8 ही ग्रह रह गए हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, उसके बाद में शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, फिर शनि, फिर अरुण और फिर भौणी। अब क्रम पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट हमारा बुध है और पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों में को कितने भागों में बांटा गया है। तो इससे 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। मंगल तक के इस साइड के आंतरिक ग्रह और मंगल के उस साइड के बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सब निकटतम कितने नंबर पर है। तो सबसे पहले हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है
बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछ रहा है यहाँ पर। अगला है सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे माना जाता है? तो सूर्य सौर मंडल का सबसे प्रमुख ग्रह होगा, सॉरी सदस्य होगा। अगला है लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं हम मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये लाल हमें दिखता है। ध्यान रखो, जहाँ भी लाल शब्द आए, चाहे लाल मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे समझ लें कि आयरन की मात्रा अधिक होगी। अगला है सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो हमारा है वो सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे पास में जो ग्रह है वो शुक्र है, और साइज आइज में सब लगभग पृथ्वी के बराबर, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है। अगला है संध्या का तारा, तो इसे शुक्र को ही संध्या का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, लगभग 67 है, और ये नंबर बदलता रहता है। ठीक है, अगला है नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है डीमोस तथा फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो डीमोस तथा फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला है किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह के पास में? तो भाई पृथ्वी से पहले के जो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन दोनों के उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अभी दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस ग्रह में वलय पाए जाते हैं? तो ध्यान रखो कि यूरेनस और शनि में वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब क्या होता है? जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर छोटे मोटे पिंड होते हैं। ठीक है, तो वो उसके चारों उसकी ग्रेविटी में घूमते रहते हैं, तो उससे ही हम वलय कहते हैं। तो यूरेनस और शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः कब होती है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, तो ये याद रखना है आपको। अगला है पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी है? पृथ्वी की आयु की बात कर रहा है, तो पृथ्वी की आयु दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है जो उल्का पिंड और चंद्रमा की चट्टानों का विश्लेषण करके, तो उसके आधार पर जो हमारी आयु निकलती है वो निकलती है 4.6 अरब वर्ष। और एक दूसरा तरीका होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है रेडियोधर्मी परीक्षण के माध्यम से। तो उसके आधार पर जो पृथ्वी की अनुमानित आयु निकलती है वो निकलती है 3.9 अरब वर्ष। लेकिन जब से ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है? 4.6, जो कि किसके द्वारा निकाली जाती है? उल्का पिंडों के परीक्षण के द्वारा। तो याद रखना है पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? तो संपूर्ण पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो वो होगा हमारा 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये औसत घनत्व की बात हो रही है भाई। अगर बेसिक बात करें तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसका जो घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है उसका जो घनत्व होता है वो होता है 11 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो औसत की बात किया, बीच के भाग का और भी होता है, तो उन सब का औसत निकाला जाता है, तो 5.5 ग्राम मीटर क्यूब आंसर हमारा आता है। अगला है सियाल परत का निर्माण होता है। तो सियाल परत का निर्माण कैसे होता है हमें ये बताना है, मतलब सियाल परत का निर्माण किससे होता है? तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों उचित मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे अच्छी तरीके से जो महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वो है निकेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। निफे परत
में किसकी प्रधानता होती है? तो नीफे परत में सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी होती है? वो होती है हमारी लॉयस की भी होती है और निकिल की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है मेटल में किस तत्व की प्रधानता होती है? मेटल में सबसे अधिक प्रधानता किसकी होती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला है कोनार्ड असंबंधता कहाँ व्याप्त है? तो ये हमारी जो है वो ऊपरी परत, ऊपरी या निचली क्रस्ट में, हाँ यही सही हो जाएगा, ऊपरी व निचली क्रस्ट में। ठीक है। अगला है ऊपरी व निचली मेटल के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेविटी असंबद्धता। अगला है लोहमैन असंबद्धता, मतलब ये असंबद्धता का मतलब ये है कि दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। ये किन किन के बीच का है ये मतलब है। ठीक है। किन परतों के मध्य पाई जाती है? तो ये जो हमारी पाई जाती है वो पाई जाती है बाह्य व आंतरिक कोड के मध्य में। तो यहाँ पे बाह्य कोड खत्म होता है और आंतरिक कोड स्टार्ट होता है, तो उससे हम बोलते हैं लोहमैन। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये तो सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये बताओ कि ये कहाँ पर है? तो बता दें कि ये जो है वो है हमारी नेपाल में। लेकिन अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता हो। अगला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी की बात हो रही है यहाँ पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है। अगला है कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा जाना जाता है रॉकीज पर्वत, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित आ गया भाई क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पास व हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो भाई ये सारे जो पर्वत हैं ये बलित पर्वत हैं। कैसे हैं? बलित पर्वत। अगला पूछ रहा है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो भाई बिल्कुल ये भी बलित पर्वत होगा, ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा ही होगा। साथ में ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, क्योंकि ये भी ध्यान रखो कि हिमालय जो है उसे युवा पर्वत कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो टिक लगाना है उसे डी पर लगाना है हमें। अगला एकांगुआ पर्वत किस देश में है? एकांगुआ, तो ध्यान रखो इसको, अगर ना याद होता तो इसको ऐसे भी याद कर लो। यहाँ पे जो इसका नाम है वो एकांग मतलब एक, है ना। तो अगर कोई चीज अकेली है तो वो अर्जेंट मतलब जरूरी भी होगी, तो अर्जेंटीना, है ना। एकांगुआ कहाँ पे है? हमारा अर्जेंटीना में। अगला है ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ब्लैक पर्वत जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक पर्वत बैंतोस पर्वत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है। अगला है अरावली, राजमहल, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो यहाँ पे जो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, अगर किसी एक के बारे में भी आपको पता है तो आप सारे बता देंगे, है ना। ऑप्शन तो हमें जैसे इसमें कंफर्म है कि अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, तो आप इसमें सब कोई कॉमा तो लगा है ना बीच में, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। अगर जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी, तो बहुत से लोग इसमें आंसर हमारा लगा देंगे कौन सा? नील नदी, लेकिन ये गलत है। सबसे बड़ी नदी तो नील है, लेकिन जल के आयतन के आधार पर अगर पूछी जाए तो अमेजन नदी ही विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी। लंबाई की दृष्टि से नील नदी है। अगला है बाल्गो नदी
कहाँ गिरती है? पूछा जा रहा है वाल्गो नदी कहाँ गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है ना? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है किस सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यावसायिक नदी, तो इसको याद रखना, ये राइन नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, और इसे औद्योगिक नदी भी कहा जाता है। अगला है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? वो हमारी कांगो नदी हो जाएगी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला है विश्व में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमारी जो है वो है लिम्पोपी नदी, लिम्पोपी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हमारा, क्या? लिम्पोपी नदी, देख लिया होगा लिम्पोपी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो ध्यान रखो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और ये गिरती है हमारी भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा सी सही। अगला है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार, अभी अपने ऊपर अपने लोगों ने बात की थी ना, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी बोला था ना, तो इसे ही यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है इरावदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? इरावदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? इरावदी, इरावदी है ये म्यांमार की, हाँ म्यांमार की ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और एक बात, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं तेज बोल रहा हूँ या धीमे बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिसको आप यूज करके हमारे वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, लाइक तो बनता है। अगला है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन ये सही है। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी किससे कहा जाता है? एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? बताओ भाई। एशिया की बात हो रही है, यहाँ विश्व की बात नहीं हो रही है, तो विश्व की समझ के टिक मत लगा देना नील नदी पे। तो ये हमारी हो जाएगी योंगसी क्वांग नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है? तो वही विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, याद रखो यहाँ से ही निकलती है, विक्टोरिया झील से। ठीक है, अगला है मिसिसिपी और मिसौरी, जिनमें से क्या है? तो ये झीलें हैं या नदियां हैं या नहरें हैं, क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ये दोनों नदियां हैं। ठीक है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी है, बताओ जल्दी से। विश्व में एक महाद्वीपों की संख्या कितनी है भाई? यही नहीं पता? 7 महाद्वीप हैं। अगला है इस क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ऑप्शन नंबर 1 एशिया। पहली बात तो ये कि महाद्वीप होता क्या है, किसी को पता है इसकी परिभाषा क्या होगी? भाई विशालकाय भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो या जल से घिरा हुआ हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब द्वीप की परिभाषा इसमें विशाल नहीं लगाएंगे, ठीक है, बाकी वही परिभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को विज्ञान का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अटलांटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसे भी समझ लेते हैं, और ये कहाँ पर है ये भी समझ लेते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसका जो ये वाला भाग है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ पे कोई जाता नहीं है वैसे,
रीजन यहाँ पे जो जाते हैं वो साइंटिस्ट जाते हैं, यहाँ पे बर्फ का अध्ययन करके वो हमारे पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित द्वीप कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। अगला है कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बताओ क्या होगा? उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत लास्ट में खोजा गया था, इसीलिए इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ना आए, अगर अमेरिका है तो अमेरिका लगाएंगे, और अगर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों ऑप्शन में है जो कि यहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे हमेशा उत्तरी अमेरिका लगेगा। ध्यान रखना है रीजन क्या है कि ऐसा आता नहीं है जल्दी, लेकिन ध्यान रखनी ये बात। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा मालदीव, मालदीव, ठीक है। विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम छादित है, मतलब पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है? मैंने पीछे क्या बताया था आपको? हाँ, बिल्कुल वही वाला महाद्वीप हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यही विज्ञान को समर्पित भी है। अगला है श्वेत महाद्वीप के नाम से, भैया फिर से भाई आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व का कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विश्व का कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। अगला है कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, क्या ये आंसर होना सही है? गलत है। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका ये दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है किस महाद्वीप से होकर विश्व का एक तथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का विकास अधिक हुआ है? तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल जिस महाद्वीप में है ही नहीं वो कौन सा महाद्वीप है हमारा? यूरोप महाद्वीप। याद रखना, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा महाद्वीप होने के बाद भी नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी गुजरेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया भी था तुम्हें। हाँ, मकर रेखा। भैया ऑस्ट्रेलिया नीचे साइड में तो है, कर्क रेखा विषुवत रेखा तो गुजरेगी नहीं, कर्क रेखा तो इंडिया से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा महासागर स्पर्श नहीं करता है। तो नहीं वाली चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो हिंद महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। अब एक खास बात यह है कि भाई अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रीजन क्या है, जो एजुकेशनल चैनल है उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है ना। तो थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट दिखाना चाहिए, जैसे आप कॉमेडी चैनल पे दिखाते हो वैसा ही थोड़ा एजुकेशनल चैनल पे दिखाओ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा हो जाएगा? ठीक है, गर्त की बात हो रही है, अटलांटिक महासागर की। विश्व का सबसे गहरा गर्त नहीं पूछा है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो प्रशांत महासागर में है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटो रिको गर्त, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो सारगेसो सागर हमारा उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ये ध्यान रखो कि एक सारगेसो घास है जो महासागर के ऊपर स्थित हो जाती है, जहाँ का पानी स्थिर बना रहता है, क्योंकि उसके एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर पानी स्थिर बना रहता है। आसपास का पानी तो बदलता रहता है, लेकिन उस बीच की जगह पानी नहीं बदलता है, उसे ही हम सारगेसो सागर कहते हैं। ठीक है, इसमें जहाज भी फंस जाते हैं, ऐसी घास होती है ये। अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर है। ठीक है, अगला है अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में है? तो ये हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है उसी में हो जाएगी। तो सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब इसे अग्निवलय की उपस्थिति क्यों कहते हैं कि इस महासागर में है? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी का बहुत ज्यादा विस्फोट होता रहता है इसकी साइडों में। ठीक है, अगला है बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में उपस्थित है? तो भाई साहब, आप लोग अगर रोचक तथ्य के वीडियो देखते होंगे तो आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपके अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, है ना। तो इसका जो आंसर वो हमारा क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई एरोप्लेन या कोई पानी का जहाज जाता है तो उसी में डूब के खत्म हो जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे साइंस भी समझ, मतलब विज्ञान भी अभी तक समझ नहीं पाया, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। हालांकि पहले ये माना जाता था कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, लेकिन दरअसल यहाँ कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं बरमूडा ट्रायंगल में। इसको आप यूट्यूब पे सर्च करना, एक बार आपको पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पे तो आपको गलत ही बताया जाएगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं कि वहाँ पर जो वायुयान होते हैं वो भी अपना नियंत्रण खो देते हैं, और जो पानी के जहाज होते हैं वो भी नियंत्रण खो देते हैं। वो भौगोलिक दशा के कारण है, ना कि वहाँ पर कोई ऐसी शक्तियाँ हैं। ठीक है, विज्ञान ने उसके ऊपर भी रिसर्च की है, और अब बहुत से जहाज जो उसका सेफ जोन है वहाँ से निकलते भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो काफी बार बताइए, प्रशांत महासागर हो जाएगा। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न, अगला है जॉर्डन तथा इजराइल के मध्य में कौन सा सागर है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी। काफी देर तक बोलने से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगला है ओके, प्रोटोजोआ टाइटम व एम्फीपोड्स क्या हैं? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री शैवाल। ओके, प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? प्रवाल भित्ति का निर्माण वो होता है तापमान पर भी डिपेंड करता है और लवणता पर भी डिपेंड करता है। तो मूंगे की चट्टाने और मूंगे की चट्टाने के बारे में आपने सुना होगा, और प्रवाल भित्ति के बारे में सुना होगा। दरअसल बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने बन जाती हैं। मूंगा जो एक जीव होता है उसकी जो ऊपरी खोल होता है वो मरते रहते हैं और एक के ऊपर एक इकट्ठे होते थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, उन्हें ये मूंगा की चट्टाने बोलते हैं। इसको पढ़ना ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगला है मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? तो मगरमच्छ जो होता है वो हमारा सरीसृप में आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। किस मछली के शरीर पर एक जहरीला तथा कांटेदार पूंछ होती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डेट्रे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर यूपी पैट से रिलेटेड मैं बहुत से अच्छे वीडियो, अभी अगला वीडियो आएगा भारत के भूगोल से रिलेटेड। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। वैसे ही इसी तरह के संविधान से क्वेश्चन ले आएंगे। चलो थोड़ा सा और प्रयास करते हैं पढ़ाने का। अगला है, केकड़ा किस संघ का जंतु है? तो केकड़ा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपर वाला बता दिया। किस मछली के शरीर पे जहरीली व कांटेदार पूंछ? ये होती है डैश रे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, चीड़ के पेड़ किस प्रकार की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उगते हैं? तो ये हमारे चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो हमारे किस, हाँ, लाल तो में होती, पीली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि लाल और पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उग जाते हैं। अगला है, सरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गेहूँ, जई, चावल, ये सभी। इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गेहूं के लिए भी सही है, जई के लिए भी और चावल के लिए भी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पर्याप्त क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना अगर कोई मिस्टेक हुई हो। देखो, अगर हम 100 क्वेश्चन कराते हैं तो काफ़ी चांस है कि एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कोई मिस्टेक ना हुई हो। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना, जिससे किसी और छात्र को ये प्रॉब्लम ना हो, वो समझ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। वैसे कुछ किया नहीं मैंने, सब सही रखा है।